नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ टेस्टमैन एग्जाम 5 जुलाई 2023 के थर्ड सेट में पूछे गए टोटल 25 जीके के सवाल मिल चुके हैं। समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन टोटल सवाल आपके सामने आ चुके हैं। यानी जितने भी सवाल जीके के पूछे गए 25 सवाल, वो सभी सवाल रियल डाटा और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अपन कवर करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक आपको देखना है ताकि ये सभी फैक्ट आपके क्लियर हो जाए। और ये जो शिफ्ट हुई है 4:30 से 6:30 पीएम वाली शिफ्ट, इससे पहले 5 जुलाई की दोनों ही शिफ्ट का एनालिसिस आ चुका है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, जहां पर सभी पेपर की पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट का पहला सवाल। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? अब आप काउंट करके चलेगा, लास्ट में इन 25 में से आपको कितने सवाल का आंसर है वो पता था, वो आप लास्ट में बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अंत तक बने रहना। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश, जो 4 वंश थे ना, संगम, सुल्लव, तुल्लव और अरविदु। आपको अरविदु का पूछा है तो विजयनगर डायनेस्टी का अंतिम वंश था वो अरविदु था। और इस वंश का अंतिम शासक है या फिर विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक है वो श्रीरंगा तृतीय था। तो अराविदु वंश है 1570 से 1649 ईस्वी तक शासनकाल रहा है। विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना है वो संगम डायनेस्टी के शासक हरियर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की। तो संगम डायनेस्टी 1336 से 1485। उसके बाद आए थे सुल्लू 1485 से 1505, फिर तुल्लु 1505 से 1570। अगला सवाल देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट जब तक नहीं लगाते हो, तैयारी आपके 50% ही रह जाती है। मॉक टेस्ट आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक स्मार्ट वर्क के तौर पर आप तैयारी को जारी रखना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो अब तक कैंडिडेट पास प्रो से नहीं जुड़ा है तो टेक्स्ट बुक पास का फायदा है, 700 प्लस एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाते हैं। स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल की जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है ना, एक पास ले लो, 1 साल की वैलिडिटी में जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलकर ये आप 449 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी में अनलिमिटेड टेक्स्ट बुक को, ये पास प्रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे अच्छा फीचर है टेक्स्ट बुक का पास प्रो, जिसमें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको सारे मिल जाते हैं और वो आप अनलिमिटेड टाइम री अटेम्प्ट कर सकते हो सभी मॉक टेस्ट, ठीक है। और पास में क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट नहीं रहेंगे और री अटेम्प्ट का फीचर नहीं रहेगा। बाकी उन प्रीवियस ईयर पर आधारित आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे पास में, थोड़ा कम प्राइस में, वो भी आप ले सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। और ये सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिलने वाले हैं और लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी उठा सकते हो। सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड रहता है उसी प्रकार यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, कर्नाटक संगीत से संबंधित चतुर डांडी प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित जो संगीतकार, जो लेखक हैं वो चतुर डांडी प्रकाशिका के हैं, वो वेंकट रमन है, ठीक है। उनके द्वारा 17वीं शताब्दी में वेंकट माखिन है जो चतुर डांडी पुस्तक के ऑथर हैं कर्नाटक संगीत से संबंधित। जो रंगमाला बुक्स हैं या फिर रंगमाला जो एक म्यूजिक पुस्तक है, पुंडरीक विट्ठल इनके ऑथर हैं। और राशा कौमुदी के हैं वो श्रीकंठ हैं। राग विबोध के हैं सोमनाथ। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट सवाल, 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2020 में जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक रहे। उसके बाद वर्तमान में 30 सितंबर 2022 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति और जनजाति की आपको साक्षरता दर के बारे में पूछा है। तो अनुसूचित जो जाति है उसकी साक्षरता दर यानी एससी की है 66% और एसटी की है वो 59% है, ठीक है। और देश में टोटल साक्षरता 74%, जिसमें पुरुष है 82, महिला 65। एससी जो टोटल अनुसूचित जाति है वो टोटल जनसंख्या की कितने फीसदी? तो एससी है 16.6 और एसटी आपको टोटल जनसंख्या का पूछे तो वो 8.6 हो जाएगा। तो 8.6 है वो एसटी और 16.6 है वो एससी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी जनसंख्या से, जनगणना से आपको फैक्ट पूछा जाता है, विशेषकर जो एससी और एसटी की जनगणना से। देखिए, भारत की जो जनसंख्या बढ़ी है 2001 से 11 तक, वो 17.64% की रेट से बढ़ी है, जिसमें एससी की 10 की वृद्धि हुई है 20.8%। इसी प्रकार एससी की कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ है, जो कि 16.6% है।
और जो जनगणना के अनुसार आदिवासी समूह सबसे ज़्यादा है वो भील है, ठीक है। भील है वो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जो कि एसटी आबादी का लगभग 38% वो भील है। और सबसे कम अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या जीरो कहाँ पर है, तो ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। नागालैंड में बिल्कुल भी एससी नहीं है, अनुसूचित जाति है वो जीरो है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत कम है, 0 पॉइंट समथिंग है। सबसे अधिक एससी तो कहाँ पर है, सबसे अधिक एससी है उत्तर प्रदेश में नंबर्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग एससी की आबादी देखें सबसे अधिक तो वो पंजाब में है, संख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसी प्रकार मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति की, तो उच्चतम प्रतिशत वाला अनुसूचित जनजाति एसटी वाला वो मिजोरम है। मिजोरम में परसेंटेज बहुत सबसे अधिक है। उसके बाद लक्षद्वीप भी है जो कि यूटी के केस में सबसे अधिक। सबसे कम एसटी आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। एससी मैंने कहा नंबर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा, तो वहाँ पर एसटी सबसे कम है। और बाकी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय आबादी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, ओवरऑल संख्या के अकॉर्डिंग और परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिजोरम में एसटी की। नेक्स्ट सवाल है किसे वर्ष 2020 का 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किया गया। जीडी बिड़ला पुरस्कार जो 30वां 2020 का 2021 में दिया गया है वो सुमन चक्रवर्ती को दिया गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है, तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में। अफगानिस्तान और सामने ब्रिटेन है, भारत की भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसमें, और ये 1878 से 1880 तक। यहाँ पर अफगान की तरफ से नेतृत्व किया था शेर अली खान और अयूब खान ने। युद्ध में ब्रिटिश जीत हुई और गंडामक की संधि भी हुई। इसके बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध आपको पूछे तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 में, ठीक है। 1839 से 1842 फर्स्ट, उसके बाद 1878 यानी 39 का दोगुना किया, 1878 से 1880 तक हुआ सेकेंड। नेक्स्ट जो थर्ड हुआ है आंग्ल अफगान युद्ध वो दोस्तों 1919 को हुआ, ठीक है। 1919 को हुआ है तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल, महाराष्ट्र के लावणी नृत्य को कितने भाग में बांटा गया है। टीसीएस ने ऑलरेडी ये सवाल पहले भी पूछा हुआ है एसएससी एग्जाम्स में। तो लावणी नृत्य है वो दो भाग है, फडाची लावणी और बेहत कीची लावणी, ये दो भाग है, फडाची और बेहत कीची। नेक्स्ट यहाँ पर म्यांमार की राजधानी है तो नेपिडो हो जाएगा, क्या है नेपिडो है म्यांमार की राजधानी, बर्मा की राजधानी। गरीबी आकलन संबंधित समितियों का सही कालक्रम, तो सबसे पहले आप देख सकते हो वीएम दांडेकर और एन रथ वाली समिति 1971 कालक्रम, 71 के बाद अलग समिति 1979 और लकड़ा वाला समिति 1993, ठीक है, अलग है। उसके बाद लकड़ा वाला, फिर तेंदुलकर 2009 और रंगराजन है 2014। और वैसे गरीबी का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति में भी यहाँ पर गरीबी रेखा का आकलन किया गया, 15 से 20 रुपये तक की गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग, और इसमें अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। बॉम्बे योजना में भी 1944 में भी गरीबी की सीमा की शुरुआत हुई थी 75 रुपये की। गिद्दा किस राज्य का नृत्य है जो कि वहाँ की महिलाएं फसल की बुआई और कटाई के समय करती है, तो पंजाब का है। 20वीं सदी में बना स्मारक कौन सा है, मोनूमेंट जो 20वीं सदी में बना है, तो गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, ये 20वीं सदी में। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1913 में, ठीक है, 1913 से स्टार्ट हुआ, 1924 में खत्म हुआ निर्माण। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, इसके वास्तुकार है जॉर्ज विटेट। इंडिया गेट दिल्ली में है दोस्तों 1921 में, 1931 में पूर्ण हुआ, वास्तुकार एडविन ल्यूटियन से। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है, ये ऑप्शन थे आपके। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ है, महल नहीं है, नगरीय व्यवस्था भी है, जल निकासी व्यवस्था भी है, तो ये महल वाला विशेषता नहीं है। बाकी आपको पूछ रहे सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा नहीं है, तो हड़प्पा तो है ही है जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, और सुटकागोंडोर भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में, चन्हूदड़ो सिंध पाकिस्तान में, ये सभी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। रंगपुर अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में है, कोट दीजी ये सिंध पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल अहमदाबाद में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में, सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में, बनावली हिसार हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में, ये सभी स्थल हैं। और हड़प्पा उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु सभ्यता का समय माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व का। और यहाँ पर हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग की जो महानिदेशक थे वो जॉन हुबर्ट मार्शल थे। नेक्स्ट यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कौन से क्या साक्ष्य मिले वो पहले भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा में जो तांबे का पैमाना, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, पीतल का बना इक्का, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ईंटों के वर्ताकार चबूतरे, गेहूं जौ के दाने के अवशेष भी मिले हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ कौन सा है। प्रोटीन रिच जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें अंडा है, चिकन है, दूध है, पनीर है, नट्स जो बादाम वगैरह हैं, ये सभी प्रोटीन युक्त हैं। सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। श्री नारायण गुरु ने दलितों के उत्थान के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ पर की थी। तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना नारायण गुरु जी ने की थी। कहाँ पर की थी। कोलम में की थी। ठीक है, कोलम कहाँ पर है, केरला में। तो केरल में इसकी स्थापना 1903 में की गई थी। अगला सवाल है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। जो पारंपरिक जो पुराने वाले हैं, यानी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो सीमित मात्रा में है। देखिए पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, ये सभी पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन जो एक सीमित मात्रा में मौजूद है, लंबे समय तक इसका दोहन किया जा रहा है। गैर पारंपरिक में जो कि नवीकरणीय है एक तरीके से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, ये कभी खत्म नहीं होंगे। निम्नलिखित में से क्या फलों और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फल और सब्जियों में दोस्तों विटामिन और खनिज होते हैं प्रचुर मात्रा में। प्रोटीन इतना होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, कुछ मिलीग्राम में, लेकिन विटामिन खनिज जरूर यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएंगे फल और सब्जियों में। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। इस गैस का भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। तो संपत्ति का अधिकार जब हटाया गया था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ये 7 से 6 कर दी गई थी। और जो संपत्ति का अधिकार है वो 301 के तहत मौलिक अधिकार रखा गया, विधिक अधिकार रखा गया। भारत की एशिया महाद्वीप में स्थिति क्या है। अब भारत की एशिया महाद्वीप में आप स्थिति देखेंगे, ये पूरा एशिया का मैप है जिसमें भारत सबसे नीचे साउथ साइड में, तो दक्षिण एशिया में, हिंद महासागर के उत्तर में है। नहीं, यहाँ पर भारत से नीचे आपको मिल जाएगा हिंद महासागर, इसके ऊपर आपको इंडिया मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है डीजल इंजन गाड़ी में फ्यूल टाइप की पहचान करने के लिए किस टाइप का जो स्टिकर होलोग्राम का उपयोग किया जाता है। जब पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये डीजल वाली गाड़ी है, पेट्रोल वाली है। तो डीजल वाहनों पर स्टिकर लगा रहता है, वो नारंगी रंग का है, इसका मतलब डीजल की है। और हल्के नीले रंग का स्टिकर है, इसका मतलब पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली है। और बाकी जो भी है इलेक्ट्रिक वगैरह वो ग्रे रंग की होगी। तापमान के आधार पर सम्मिलित कीजिए। अब ये कुछ से जैसलमेर आपको पता है गर्म तापमान है, और आई थिंक मद्रास यहाँ पर, और तिरुवनंतपुरम जो केरला में है, ये दोनों ही वैसे हॉट वाले आते हैं, लेकिन इसमें एक ठंडा भी विकल्प है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा सही सुमेलन। नेक्स्ट यहाँ पर सम्मिलित कीजिए। ये जो मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके टर्म दे रहे हैं, जैसे फौजदार है और बख्शा है, कोतवाल है, दीवान है, इनका क्या अर्थ है मैं बता देता हूँ। तो वजीर है सबसे पहले, तो जो अकबर के समय वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है, सैनिक असैनिक सभी वो देखता था। दीवान है, ये वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी है दीवान। अकबर ने वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दीवान पद की स्थापना की। दीवान एक खालिसा है, ये शाही भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी। दीवान एक तन है, ये वेतन और जागीरों की देखभाल। मीर बख्शी, जो बख्शी का ऑप्शन दे रखा है, तो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सेनापति जो एक तरीके से सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी। मीर शामा है, ये घरेलू मामलों का प्रधान होता था। अब जो राजा महाराजा है घरेलू मामले भी देखने पड़ेंगे, वहाँ पर क्या खाना पीना हो रहा है, तो घरेलू क्या राशन पानी का में, तो घरेलू मामलों का प्रधान मीर शामा। सद्र एक कुल, सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार। और मुस्तोपी है आय व्यय का निरीक्षक। नेक्स्ट सवाल है किन फल और सब्जियों में फाइबर सबसे ज़्यादा होता है। फाइबर दोस्तों जैसे कि फ्रूट्स की बात करें तो रेस्पबेरीज, जितने भी बेरीज हैं, ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, उसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर देखने को मिलेंगे। फाइबर हेल्थ के लिए काफ़ी उपयोगी है। अमरूद में भी, गोवा अमरूद में भी फाइबर है। संतरा, एवोकाडो, केला, ये सभी एप्पल्स वगैरह में फाइबर रिच होते हैं। सब्जियों में गाजर है, ठीक है, ब्रोकली है, बीटरूट है, पत्ता गोभी, बिटर गोर्ड, इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं। वर्ष 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो क्या एग्जैक्ट 2022 का पूछा है, इसका आंसर नहीं मिल पाया। वैसे टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 राज्य में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा, मध्य प्रदेश के धार में होगा, महाराष्ट्र के अमरावती में होगा, तेलंगाना के वारंगल में होगा, तमिलनाडु के विरुधुनगर में होगा, कर्नाटक के कलबुर्गी और गुजरात के नवसारी में। बाकी जो कोर्टोपोलिस ऑफ इंडिया है वो मुंबई को कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी भारत की जो सूरत और अहमदाबाद को कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन से संबंधित एक अधिकार से सवाल पूछा है, विकल्प नहीं मिले, तो इस टाइप से आपने 25 सवाल देखे जो थर्ड शिफ्ट में 5 जुलाई के एग्जाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं जल्द 6 जुलाई के एनालिसिस के साथ में। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज कर सकते हो। धन्यवाद।